चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से आपका स्वागत है। हमारे साथ संदीप सबलोग जी जुड़े हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। चेतन जी, शुरुआत आपसे होगी कि ये जो कोरोना संक्रमण दौर चल रहा है, इस बीच ब्लैक फंगस ने चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। अगर हम बात करें, सीएम शिवराज ने प्रदेश के 5 बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेजों में अब स्पेशल वार्ड बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या ये निकलकर सामने आ रही है कि जहां जहां ये मरीज पाए गए हैं, इससे संक्रमित हुए, उन्हें इंफोथेरेसिन बी इंजेक्शन लगाया जा रहा है, लेकिन अब वो बाजार से धीरे धीरे गायब भी हो रहे हैं। अब इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री से फोन पर भी बातचीत हुई है सीएम शिवराज की। का साइड इफेक्ट ब्लैक फंगस भी है, कार्डिया अटैक भी है, हार्ट अटैक भी है, बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। और जिस प्रकार के इसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं, उस प्रकार का यत्न सरकार अपने स्तर पर हर प्रकार से कर रही है। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, इन सब मेडिकल कॉलेजों में इसके लेकर के एक अलग वार्ड, अलग स्पेशल यूनिट बनाने के निर्देश जारी किए, साथ में आदेश भी जारी किया है। हमारे हर स्तर पर प्रतिबद्धता है अपने लोगों को बचाने की। डीआरडीओ की 2G दवा भी कल परसों से बाजार में आने वाली है, और मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन और ब्लैक फंगस बचाव, इन सारे चीजों पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारियों से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, माननीय केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा की। हम देख रहे हैं निरंतर सरकार अपने स्तर पर, चाहे वो बेसहारा लोगों के बच्चों का लालन पालन हो, उनकी पेंशन की व्यवस्था हो, शिक्षा की हो, भोजन की हो, हर तरह से हम लगे हैं। आयुष्मान योजना को लेकर के भी आप सब देख रहे हैं किस तरह सरकार लगी है। राशन, हम हमारे गरीब लोगों को 2 वक्त की कम से कम रोटी मिले। बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं आम आदमी के लिए, आम जन के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और वैसे भी। आज लेकिन एक सुखद खबर है कि आज मध्य प्रदेश में 7,264 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 60,000 लोगों की टेस्टिंग हुई थी। वहीं 12,234 लोगों को आज मध्य प्रदेश में हमने डिस्चार्ज किया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आंकड़ा दर बदर जारी रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज मैं एक खबर देख रहा था कि इंदौर के जो लगे हुए शहर के पास के जो गांव हैं, वहां के लोगों ने अपने स्वयं के ही संसाधनों से बैरिकेडिंग कर दी। कोविड केयर सेंटर पंचायतों में व्यवस्था करके उन्होंने तैयार कर लिया, और वहां के पंचायत के लोगों ने मिलकर के व्यवस्था की है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो आइसोलेशन की अभी दिक्कत आ रही थी, अब उनको नहीं आना पड़े। इंदौर, ग्वालियर, सागर, इन जगहों पर जो नेता जो चिट्ठी लिख रहे हैं, इनके नेता, कांग्रेस के नेता, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक करते हुए पकड़ाए गए हैं। दिग्विजय सिंह की चिट्ठी का मैं आपके उसमें सुन रहा था, तो उन्होंने काला बाजारी की आशंका व्यक्त की है। आप भी बीमार थे ना, आपको तो सारे अनुभव होगा, केवल चिट्ठी लिखना इतना ही हमारा धर्म है क्या? अरे जो काला बाजारी कर रहे पकड़वाओ भी ना। और इस अव्यवस्था अगर कहीं दिखती तो उसकी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि पूरे कोविड के इस साल में हमने देखा है सरकार से जुड़े हुए अन्य लोग, जिनका इस राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इस प्रकार के हाथ मदद को दिख रहे हैं जिनकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन वहीं इस देश और प्रदेश में एक कांग्रेस नाम की पार्टी है जो केवल और केवल दंश, झूठ और लाशों पर राजनीति करने का काम करे। मुझे लगता है कि अब भी मानवता अगर थोड़ी बहुत बची है तो एक सार्थक पहल के साथ, मैं नहीं कहता कि सब चीजें ठीक हो गई हैं, सब चीज बिल्कुल रामराज आ गया हो, लेकिन जिस प्रकार की सुनामी है, इस सुनामी से निकलने में वक्त तो लगेगा। और वक्त के साथ हमारे जो जख्म है, शायद हम उन जख्मों को तो नहीं भर सकते, लेकिन आने वाली जो कैजुअल्टी है, क्या हम अंकुश उसको रोक नहीं सकते क्या? हम सब मिलकर के इस बात का प्रयास करें। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, हमारी बहुत पॉजिटिव सोच रखो। पॉजिटिव प्रकरण तो बहुत सारे हम देख ही रहे हैं, और उसके क्या हाल हो रहे हैं, क्या दुष्परिणाम, ये भी देख रहे हैं। कम से कम हम हमारे सोच को पॉजिटिव रख करके काम कर लो। सारे उन नेताओं से जो केवल नेगेटिव करके सारे समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को पैनिक करने का काम कर रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि लोगों की मदद करो, मानव दूत बन करके मदद करो, सेवा में लग जाओ। इससे बड़ा अवसर आपको नहीं मिलेगा। इस सेवा में अपने आप को समर्पित कर दो, आने वाली पीढ़ी भी आपकी तर जाएगी। सबलोग जी, अब जिस तरह से ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है, केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, प्रदेश में 75 से ज्यादा केस भोपाल में हैं, इंदौर में हैं, और भी कई ऐसे शहर हैं जहां पर जो केसेस हैं इस तरह के निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ी एक समस्या ये भी सामने है प्रदेश सरकार के कि इससे संबंधित जो दवाइयां हैं, जो इंजेक्शन हैं,
उसकी आपूर्ति किस तरह से की जाए, क्योंकि अगर कालाबाजारी की बात करें तो ये अगर हो रही है, अब आप रासुका लगा दीजिए, संपत्ति को राजसात कर दीजिए, फिर भी लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है, जो कि कालाबाजारी में लिप्त हैं। तो इस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए, क्या रास्ता है? और दूसरा कि अभी जो सीएम ने अधिकारियों से भी बातचीत की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जो पदस्थ है मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी, तो ऐसे में क्या कुछ हालात अभी दिखाई दे रहे हैं प्रदेश में, क्योंकि पॉजिटिविटी जो दर है उसमें लगातार गिरावट जारी है प्रदेश में? पूरे प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं उसको देख के एक बात साफ तौर पे जाहिर होती है कि प्रदेश की सरकार पूरी तरह कोरोना संक्रमण को रोक पाने में या इसका सामना करने में विफल साबित हो रही है। अभी मैं चेतन सिंह जी की बात को सुन रहा था, मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूं कि सरकार की असफलता को यदि कांग्रेस पार्टी सामने लाती है तो उसको सकारात्मक रूप में स्वीकार करना चाहिए, ना कि कांग्रेस को कोसने का काम करना चाहिए। अभी आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार इस बात के सकारात्मक माहौल बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम नेता, चाहे हम कमलनाथ जी की बात करें, चाहे विवेक तनखा जी की बात करें, हमारे तमाम विधायक, प्रवीण पाठक जी की ग्वालियर में बात करें, संजय शुक्ला जी की बात करें, सागर में हर्ष यादव जी की बात करें, हमारे कांग्रेस के तमाम विधायक भी अपने अपने स्तर पर जहां भी केयर सेंटर से लेकर ऑक्सीजन की मदद करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसको लेके अगर सकारात्मक बात हमारे चेतन सिंह जी करते तो शायद ये एक अच्छी पहल हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस को कोसना ज्यादा उचित समझा। चेतन सिंह जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज ही अखबार में आया है और कल हमारे राहुल गांधी जी ने 100 करोड़ रुपए की लागत से रेमडेसिविर के इंजेक्शन और दूसरे जो अपने वैक्सीनेशन के बिल्कुल ठीक है उनको पूर्ति करने सब लोग जी, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर कालाबाजारी होगी इंजेक्शन की तो कांग्रेस खुद आ गया और बताया कि हाँ यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है, ये लोग कर रहे हैं। आप खुद देखिए ना, अभी जबलपुर में जो इतना बड़ा रैकेट पकड़ा गया उसमें कौन लोग थे? विश्व हिंदू परिषद का जिला प्रमुख। इंदौर में जो पकड़े गए वो कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। तो हम इस बात को ना देखें कि वो लोग कौन है, हम इस बात को देखें वो देशद्रोही है, समाजद्रोही है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा के लोग हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। कांग्रेस इस बात का समर्थन करती है, ना कि इस बात को लेके कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता कहीं पकड़ा जाता है तो आप उसको हाईलाइट करें। अरे आप जबलपुर के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष को हाईलाइट कीजिए ना, आप इंदौर में और खरगोन में जो पकड़े गए उनको हाईलाइट कीजिए ना, उनको उनका नाम छुपाने से क्यों बच रहे हैं? दूसरी तरफ आप देखिए कि जबलपुर में जो विश्व हिंदू परिषद का नेता पकड़ा गया इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में, उसको रिमांड पे नहीं लिया गया, उसके साथ ऐसे सम्मानजनक तरीके से सलूक से पेश आया जैसे वीआईपी हमारा मेहमान हो। तो इस तरह का दोहरा बर्ताव सरकार को नहीं करना चाहिए। जो अपराधी है वो समाज का अपराधी है, राष्ट्र का अपराधी है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं स्वयं भी हूँ, और मेरे साथ वो सलूक किया जाना चाहिए जो एक अपराधी के साथ किया जाना चाहिए। राजेश जी, अब ब्लैक फंगस का जो दौर शुरू हुआ है, संक्रमण का, इन्फेक्शन का, अब इस बीच चुनौतियां क्या कुछ है प्रदेश सरकार के सामने? आप देखते हैं एक कि अब तो जिस तरह से 5 बड़े शहरों में स्पेशल वार्ड की शुरुआत होने की तैयारी है, लेकिन दवाइयों की आपूर्ति, इससे संक्रमित जो हो रहे हैं उनके इंजेक्शन की व्यवस्था करना, आपूर्ति करना, क्या ये एक बड़ी चुनौती है? या फिर ये समझा जाए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो कालाबाजारियां देखने को मिली, अब ऐसे कहीं इस बीमारी से जो संक्रमित इसकी चपेट में आ रहे हैं वो उनके परिजन ना भटकें और दोगुने तिगुने दाम में इसे इंजेक्शन को खरीदने पर मजबूर ना हो? क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब दूसरा वेव आई थी, पहली वेव के बाद दूसरी, उसमें सरकार फेल हुई थी, दिख रही थी, सबको दिख रहा था कि सरकार फेल हुई है। लेकिन सबसे अच्छी बात इस वाले मामले में, सबसे पॉजिटिव बात यह है कि जो ब्लैक फंगस पहला केस आया वहीं से सरकार और पूरा सिस्टम एक्टिव दिखा। ठीक है, जो सबसे अच्छी बात है। हाँ। और मध्य प्रदेश लीड कर रहा है पूरे देश में ये जो ब्लैक फंगस का जो ट्रीटमेंट सेंटर बनाने में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब दूसरी बात आती है, मतलब ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि हम इस बार वैसी कैजुअलिटी नहीं होंगी क्योंकि पहले से तैयार है हम लोग, है ना। दूसरी बात ये है कि माफिया, कमाल की बात ये, सरकार कुछ भी कहे, कांग्रेस बीजेपी भले ही इसमें लड़ते रहे आपस में, पर माफिया सक्रिय इतना ज्यादा है, ठीक है, कि जब जो इंजेक्शन इसका जो एंटी फंगल इंजेक्शन जो 3200 रुपए का 29 अप्रैल को आया था, 30 अप्रैल को वो 3500 का हो गया, हाँ, 3 मई को वो 3800 का हो गया, और आज 7600 रुपए का है, हाँ, है ना। एक पॉइंट तो ये है। दूसरी
दूसरी बात ये है कि पता नहीं क्या सिस्टम है इस माफिया का कि जैसे ही चीज आई वैसे ही 11,000 इंजेक्शन इंदौर मार्केट से गायब हो गए फाइजर कंपनी के। तो वो कहाँ गए? मुद्दा ये है ये सिस्टम जो खुफिया सिस्टम है, इतना करोड़ों अरबों रुपए हम खर्च करते हैं खुफिया पे। 3-3, 4-4 टीयर की खुफिया एजेंसियां होती हैं मध्य प्रदेश सरकार की, वो क्या कर रही है? उनको क्राइम ब्रांच है, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है राजेश जी, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है माफिया तंत्र को। डॉक्टर बाबा कह लीजिए, एक मिनट, स्वागत है। तो उसके बाद क्या है कि दूसरी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज से मतलब 29 अप्रैल के पहले मुश्किल से पूरे इंदौर में 100 इंजेक्शन भी नहीं रखते थे एंटी फंगल इंजेक्शन। आज 3,000 इंजेक्शनों की हर दिन जरूरत है। प्रॉब्लम ये है कि जो केमिस्ट एसोसिएशन है वो कह रहा है कि इतनी जल्दी नहीं बन सकते, 15 दिन लगते हैं उनको बनाने में, उसका पूरा एक सिस्टम होता है। तो सरकार को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि वो 11,000 इंजेक्शन कहाँ गए, पहला पॉइंट। और दूसरी पॉइंट ये है कि एक ना जैसे एक सस्ता इंजेक्शन भी है इसका जो 400 रुपए का आता है, उसको क्यों नहीं रिकमेंड करती, उसमें क्यों नहीं डॉक्टर, मतलब वी आर नॉट एक्सपर्ट, वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट, लेकिन ऐसा लोग बता रहे हैं एज ए पत्रकार जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं 400 रुपए में भी एक इंजेक्शन आता है जिससे इसका इलाज हो सकता है, पर उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये सब पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत जरूरी है इस समय, बजाय किसी भी और चीज को सोचने के। अगर हम इंजेक्शन और वैसे समय पे जो सेंटर बन गए हैं जिला अस्पतालों में, उन्होंने वार्ड अलॉट कर दिए हैं मेडिकल कॉलेजों को, तो इससे हमें लग रहा है कि कैजुअलिटी वैसी नहीं होगी जैसी सेकेंड वेव में हुई थी। चेतन जी देखिए, एक महत्वपूर्ण बात कही यहाँ पर राजेश जी ने कि 11,000 इंजेक्शन पहुंचते हैं वो गायब हो जाते हैं, यानी कि ये जो माफिया इन्हें पहले से इस बात का पता है कि अब किस बीमारी के लिए कौन से इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ने वाली है। और जहां तक रेट की बात है, जो कि अप्रैल माह में 2,900 रुपए था, वो 7,000 तक जा पहुंचा है। और अगर आपूर्ति ठीक तरह से नहीं हो पाती है तो ये जो कालाबाजारी कर रहे हैं वो भी एक्टिव रहेंगे। और क्या ये संभव है कि बिना किसी उनके संरक्षण के, किसी बड़े राजनीतिक संरक्षण के ये सब होना संभव है? कई प्रश्न तो आप लोग सरकार के ऐसे पूछते हो जैसे सरकार के प्रवक्ता हम लोग। आप समझिए, ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हो ये भारतीय जनता पार्टी क्या इसमें इन्वॉल्व है क्या? पार्टी स्तर पर बहुत साफ है कि कोई भी आदमी किसी भी सिस्टम को अगर कहीं ब्रेक करता है, वो अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं वही बात मैं भी कहूंगा, वो किसी भी विचारधारा का, किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसको जेल के शिकंजों के पीछे डाल देना चाहिए। ठीक है। अब जिस प्रकार से मेरे पत्रकार बंधु कह रहे हैं, जब सारी व्यवस्था जिला प्रशासन के हाथ में है, रेमडेसिविर इंजेक्शन जिला प्रशासन के हाथ में आता है, और उसके बाद भी अगर ब्लैक होता है, ब्लैक मार्केट में चला जाता है, बाजार से खत्म हो जाता है, तो इसकी जवाबदारी किसकी, जिला प्रशासन की है कि नहीं है? मेरा मानना है कि इसको लेकर के आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रभारी मंत्रियों जी से जरा ढंग से पूछिए ना भैया, ये हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम से दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हम पार्टी की विचारधारा, पार्टी का काम, पार्टी की क्या सोच है, हम उसको लेकर के आपको बता सकते हैं, उसको लेकर के विषय रख सकते हैं। मैं अनर्गल बात करने का न तो कहीं से आदी हूँ, न मैं इसमें जाना चाहता हूँ कि 100 करोड़ के ये दे दिए, 200 करोड़ के ये दे दिए, ये अपनी लोगों की सोच है। हमारा काम है लोगों की सेवा करना, हमारा काम है बिना किसी लाभ लपेट के सीधी तरह से, अगर अधिकारी कर्मचारी अगर ढंग से काम करता है तो ठीक है, वो नहीं करता है तो फिर उसको सब तरह से भैया पहले निवेदन कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं, और उसके बाद मुलाकात भी कर लेते हैं अगर आवश्यकता हुई इस काल में भी। अगर उसके बाद समझ में नहीं आता है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार है, हम जो सरकार के संबंधित हमारे माननीय मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको लिख करके पार्टी संगठन अपने स्तर पर भेज देता है। सारी कार्रवाई जिला प्रशासन पर जो भी करनी है मध्य प्रदेश सरकार को करनी है। मध्य प्रदेश सरकार अपने हैंड पे देके उसको क्या करना है, हम अपनी तरफ से आज चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे गढ़ाकोटा हो, चाहे सागर हो, चाहे रीवा हो, आप हर स्तर पर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस प्रकार से कोविड केयर सेंटर खोल करके अपने प्राणों की बाजी लगा करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे अनुषंगिक संगठन दिन रात लोगों के प्राण बचाने का काम कर रहे। ये भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी विचारधारा, ये हमारी सोच, ये हमारा काम है। जी सब लोग जी क्या कहेंगे? सुन पा रहे सब लोग जी?
जी आप बताइए। जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि जब जिला प्रशासन को जिम्मेदारियां दी गई हैं, पूरे प्रदेश की बात कर लें, और अगर उसके बाद भी कालाबाजारी अगर निकलकर सामने आ रही है, तो ऐसे में ये प्रशासन का फेलियर कहा जाएगा? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, प्रशासन जो है वो शासन के नियंत्रण में काम करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जिले में एक मंत्री को कोविड का प्रभारी मंत्री बना के वहां तैनात किया हुआ है। तो केवल अगर प्रशासन पे बात अगर हम डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने वाली बात होती है। जब सरकार का जिम्मेदार मंत्री वहां पे प्रभारी मंत्री के रूप में मौजूद है और सरकार के एक सहयोगी के रूप में संगठन काम करता है, अगर संगठन के लोग पार्टी के लोगों को, सरकार के लोगों को कोई भी कमी से अवगत कराते हैं तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी भी सरकार के लोगों की है। तो सीधा सीधा चेतन भाई जिस तरह की बात कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो अपना पल्ला झाड़ने का काम उसी तरह कर रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि अब मैं क्या करूं, समस्या बड़ी हो गई। इसको स्वीकार कीजिए, जिम्मेदारी हमारी अपनी है। एक नागरिक के नाते भी, एक जिम्मेदार राष्ट्र के एक अंग के नाते भी, केवल राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार आपकी है, तो आपकी जिम्मेदारी पहले बनती है कि आप प्रशासन को चेताएं। आपके प्रशासन आपको नहीं सुनता है तो आपके वो जो प्रभारी मंत्री है, दूसरे विधायक है, सांसद है, उनके माध्यम से प्रशासन को शिकंजा कसने का काम करें, तब आपकी सफलता है। आप पल्ला झाड़ के बैठ जाएंगे तो फिर कौन इस बात को जिम्मेदार होगा? सीधी सीधी बात है। और जिस तरह की ये विपदा हमारे मध्य प्रदेश में आई है तो कहीं ना कहीं जो हमारा धर्म है उसको देख के कि यदा यदा ही अधर्म से जो श्लोक है गीता में लिखा है, तो जहां अधर्म की उत्पत्ति होती है वहां से विपत्तियों की शुरुआत होती है। और हमारे मध्य प्रदेश में जिस तरह से 1.5 साल पहले सत्ता को गिरा के अधर्म का काम किया गया था, उसका दुष्परिणाम है कि उसके अगले दिन से ही पूरा मध्य प्रदेश और भारत इसकी चपेट में आ चुका है। अब जरूरत इस बात की है कि उस अधर्म का प्रायश्चित करके जितने भी बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं की जा सकती हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन हो, उनकी बात को बहुत गंभीरता से सुना जाए, उनका सहयोग लिया जाए, न कि उनके साथ पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर आरोप लगाया जाए और अपना पल्ला झाड़ा जाए। ये एक बात बहुत जरूरी मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रवक्ता जी को और भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जो अभी राजेश जी हमारे बहुत विद्वान पत्रकार हैं इंदौर के, उन्होंने जिस तरह से बात उठाई है कि जिस तरह से कालाबाजारी और माफिया तंत्र सक्रिय हुआ है, इस माफिया तंत्र पर लगाम जिम्मेदारी सरकार की है और इसको हमारे प्रिय चेतन सिंह जी को स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें भी सरकार की फेलुअरनेस सामने आई है, जिसका दुष्परिणाम मध्य प्रदेश की जनता को कालाबाजारी के रूप में और मौतों के रूप में देखना पड़ रहा है। जी राजेश जी, आखिरी सवाल कि जिस तरह से रेमडेसिविर की कालाबाजारी निकलकर सामने आती रही, उसके बाद इसकी कमी देखने को मिली बाजार में, तो इस इंजेक्शन की जहां तक बात है सरकार ने अपने हाथों में लिया और ये जो इंजेक्शन था सीधे अस्पतालों में जहां पर जरूरत पड़ती थी सप्लाई करने का काम शुरू हुआ। हालांकि कालाबाजारी इक्का दुक्का खबरें जरूर आई निकलकर सामने, लेकिन जो प्राइस बढ़ रहे थे या किल्लत थी वो कमी से दो चार होना पड़ रहा था, उससे दूर हो गए। लेकिन अब ये ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जो इंजेक्शन की सप्लाई की जानी, क्या सरकार को इसे भी अपने हाथों में लेना चाहिए, सीधे बाजारों को न देकर जहां पर जरूरतमंद जिन्हें आवश्यकता है अस्पतालों में जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं उन्हें सीधा सप्लाई हो? एक बड़ी समस्या ये है कि पहले ही कोरोना के इलाज में वो परिवार टूट चुका है और उसी के बाद ये उसी का बाई प्रोडक्ट है ये बीमारी ब्लैक फंगस। ठीक तो है। ब्लैक फंगस में 15 से 21 दिन का जो इलाज है उसमें लगभग 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो वो 4 लाख रुपए का खर्चा, अब सरकार देखिए, अब आपको बताएं परिवार टूट चुके हैं, लोगों के घर बिकने की कगार को बिक गए हैं, तो अब सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे वो इंतजाम किया जाए। दूसरी एक अच्छी खबर ये है कि जो कमिश्नर इंदौर ने और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी ने IMA को इंदौर, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का इंदौर चैप्टर है, उसको दी थी जिम्मेदारी कि आप एक प्रोटोकॉल बनाए इसका इलाज का। तो आज उन्होंने बना के अभी थोड़ी देर में रेजिडेंसी कोठी पे वो सबमिट कर देंगे सरकार को। ऐसी उम्मीद है कि उस प्रोटोकॉल, क्योंकि देखिए इतने सीनियर डॉक्टर्स लगे हैं उसमें, डॉक्टर संजय दीक्षित जो डीन है मेडिकल कॉलेज के, उनकी अगुवाई में हो रहा है सारा काम। तो अगर ये सब हो जाता है और ये चलिए राजेश जी, आपकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है, बहरहाल हमारे पास समय की कमी है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं चेतन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं।
और संदीप जी आपका भी शुक्रिया अदा हम करते हैं। तो निश्चित तौर पर सीएम शिवराज ने केंद्रीय मंत्री से फ़ोन पर बात की। ब्लैक फंगस जिस तरह से फैल रहा है उसके इलाज में एक इंजेक्शन काफ़ी प्रभावी है, उसकी आपूर्ति के लिए चर्चा हुई है। साथ ही जो मध्य